ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 3A है, कूलम्ब्स लॉ। वेलकम। यहाँ पे हम कूलम्ब्स का जो बेसिक स्केलर फॉर्म है, जो सबको को पता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि अपरेंटली ये स्केलर फॉर्म आसान है, पर इसकी जो बारीकियां है थियरी की, ये हम समझ ले ताकि कभी कभार लेटर ऑन कंफ्यूजन ना रहे। दूसरा है, इसके जो टिपिकल 3 सवाल आते हैं, इक्विलिब्रियम के ऊपर, फिर वैलिडिटी के ऊपर इस फॉर्म का, और तीसरा है चार्ज शेयरिंग के बाद फोर्स का अपग्रेडेड फोर्स कैसे होता है। तो ये चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं, चलो देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये बारीकाई जो होती है थियरी की, उसमें ये होता है, पहला पॉइंट चार्ज क्या है वो समझना होता है। फिर उसको स्केलर फॉर्म में अच्छी तरह से इंटरप्रेट करो और स्टेट कर पाओ हम कॉलम्स लॉ को, जो कि आसान है कंपैरेटिवली। इसमें ये जो स्केलर फॉर्म में जो कांस्टेंट है, ये जो इनको समझना मतलब इसकी बारीकाई की बात है सारी। उसके बाद ये जो परमिटिविटी है ई, वो कैसे मॉडिफाई करता है, ये कूलम्स लॉ का जो फोर्स है, वो हम इसमें देखने वाले हैं। और कूलम्स लॉ का ग्रेविटी से कैसे कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है, हैं? कभी वो भी थियोरेटिकली पूछा जाता है, तो वो भी देख लेंगे। और जैसे मैंने कहा कि जो कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स है, जिससे ये स्केलर फॉर्म का रूट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखो कि यहाँ पे कूलम्स लॉ का जो ऑब्जर्वेशन है, वो हम यहाँ देखते हैं कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर पाया गया है। Q1 Q2 को मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए Q1 Q2 मल्टीप्लिकेशन में आ गए। और ये फोर्स ऐसे लाइन जॉइनिंग में लगता है, इसीलिए उसको स्पेशल नाम दिया गया है, सेंट्रल फोर्स। ठीक है। अब ये आपको ये सारी चीजें क्लियर है कि दो चार्ज ये दिखाए गए राइट साइड में आपको फिगर में, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है ना? और अट्रैक्टिव तब होता है जब अपोजिट साइन है। अब अगर रिपल्सिव, अगर दोनों Q1 Q2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो रिपेल करेंगे। ठीक है। अब F12 मतलब 1 पे लगने वाला फोर्स 2 की वजह से, 2 1 की मतलब 2 पे लगने वाला फोर्स 1 की वजह से। ठीक है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस थे। इस इन ऑब्जर्वेशंस से जो लॉ हम देखते हैं, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वो आया है। पहले अब इसमें हम देखते हैं कि पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है। तो पॉइंट चार्ज से हम ये हमने जो अभी जो स्कीमेटिक देखा, उसमें हम ये देख रहे हैं कि उसका साइज जो है कंपैरेटिवली वो निग्लिजिबल है, और पोजीशन वेक्टर ही उसका जो है मैटर करता है। जैसे और ऑब्वियसली चार्ज, तो है पोजीशन वेक्टर इसमें मैटर करेगा। पॉइंट साइज है तो क्या ही है, वो तो आर ही हमें तो चाहिए, है ना? तो क्योंकि दो डिस्टेंस है दोनों के बीच, वो उसके दोनों के पोजीशन वेक्टर से आएगा, और फिर चार्ज, इट डज नॉट मैटर हाउ बिग इज दैट स्फीयर। ओके। एंड ये तब वैलिड है जब या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, वो उनके लिए तो वैलिड है ही वो। लेकिन रियल लाइफ में भी जब कभी भी ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है ना, दोनों चार्ज भले, स्फीयर भले बड़ा हो, लेकिन दो स्फीयर बहुत ही दूर है, तो हम अब इस स्फीयर को पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं। चलो, तो ये स्केलर फॉर्म है, आपको पता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये जो के है, वो कांस्टेंट है यहाँ पे, और इसका यूनिट आप कैसे निकालोगे, तो आपको एफ पता है न्यूटन, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और
Q1 Q2 कूलम्ब स्क्वायर। तो इससे आप उसका एटलीस्ट यूनिट तो निकाल ही सकते हैं? और इसका नंबर जो है वो आपको एसआई यूनिट में याद रखना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। ये आपको याद रखना है। और ये जो फ़ोर्स है, क्योंकि स्केलर फॉर्म है, तो हम कहेंगे कि अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 मतलब दोनों सेम साइज़, तो रिपल करेंगे, दोनों ल अपोज़िट साइन, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। अब जो है हम ये 2-3 स्लाइड आपको सिर्फ़ थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रहे हैं। टेक होम एग्ज़ाम टेक होम्स 1 या 2 पॉइंट है, तो डोंट वरी। जो कूलम्ब ने जो टॉर्शन बैलेंस किया ना, ये जो टॉर्शन बैलेंस एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जिससे अ, ये जो रिलेशन है, ए एक्चुअल एक्चुअल प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन, वो वहीं से मिला, है ना? जैसे वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसके प्रोपोर्शनल था? तो चार्जेस दोनों, फिर उनके डिस्टेंस से स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये फॉर्म हमें टॉर्शन बैलेंस से मिला है ना? और इसी को हम कूलम्ब्स लॉ में जाना जाता है। अब ये टॉर्शन बैलेंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सारी चीज़ें आती है। हमें अभी इस स्टेज पे ज़रूरत नहीं है। लेटर ऑन हम कवर करेंगे इसको भी। दूसरा है कि ऐसे जब लॉ निकाले जाते हैं, तो जैसे न्यूटन ने भी ये लॉ प्रपोज़ किया था, जिसमें सिमिलैरिटी है। बट उनका आइडिया इंट्यूटिव था कि दिस फोर्स बिहेव्स लाइक दिस एंड प्रोपोर्शनैलिटी था, उनको पैटर्न चाहिए था, है ना? तो ये पैटर्न उनको क्यों महसूस हुआ और कैसे इन्होंने वैलिडेट किया कि इस फोर्स से उन्होंने ऑर्बिट का शेप निकाला, जो कि कॉप ये केपलर का जो इलिप्स का शेप था, डेटा से मैच हुआ। इसीलिए उन्होंने उस ये वैलिड हुआ ये हालाँकि ये जो कांस्टेंट जी है, जो आज हम न्यूटन की ग्रेविटेशन लॉ से जाना जाता है, वो तो बहुत 100 साल के बाद निकला, है ना? और उसमें एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट का एम कुछ और था, काफ़ी सारी मतलब ये डिटेल्स है। नेवरथलेस माय पॉइंट हियर इज़ कि जो साइंटिस्ट होते हैं, उनको एक इंट्यूटिव आइडिया होता है कि हाउ दिस फोर्स बिहेव्स, और अपने एग्ज़ाम लेवल से द फोर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना? और ये जो नंबर है जी, ये भी हमें याद रखना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली कूलम्ब में भी ये पैटर्न पता था कि दिस शुड बी लाइक दिस, Q1 Q2 by R square. How he knew that is because borrowed the idea from Newton, and then in his setup, टॉर्शन बैलेंस के सेटअप में उनको ये रिलेशन वैलिडेट किया उन्होंने। सिमिलरली उनका भी जो कांस्टेंट था, ये जो k, वो भी बहुत बाद में ये स्टैंडर्डाइज़ हुआ है। एसआई यूनिट स्टैंडर्डाइज़ हुए इंटरनेशनल कमिटी ने, है ना? तो उसके बाद ओके, नेवरथलेस आपको ये जो नंबर है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है, 8.99 इंटू 10 टू द पावर 9। और ये जो यूनिट है वो मैंने बताया आपको कैसे निकाला जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब है ये जो के है, उसमें ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस छुपी हुई है, जो कि बिकॉज़ के इज़ डिफाइंड एज़ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसी से एफ हम लिखेंगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये जो ई नॉट है, ये भी इसकी भी वैल्यू आपको याद रखनी है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है? इसका भी यूनिट आप निकाल सकते हो। जैसे एफ न्यूटन में है, आर स्क्वायर नीचे रहेगा इस केस में, न्यूटन भी नीचे आएगा, ई नॉट, तो ऐसे न्यूटन आप हमेशा निकाल सकते हो। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ यू रिमेंबर दिस वैल्यूज़ बिकॉज़ कैलकुलेशन में ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। देखो इसका मीनिंग है, ये परमिटिविटी जो है स्पेस की, वो दिखाती है कि कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड कपल होता है या मीडियम अलाउ करता है।
इसको हम पोलराइज़ेशन कहते हैं कि अ, कितना रिएक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया आपको प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, तो ना इन इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ये मीडियम डिसाइड करेगा। तो सबसे ज़्यादा पोलराइज़ होता है वैक्यूम। तो वैक्यूम को हमने रेफरेंस लिया है, तो उस हिसाब से बाकी जो मीडियम है, उसकी इफ़ेक्ट न निकाली जाती है। ओके, सो अ, अब आगे इसमें देखो कि अगर मीडियम है, तो वैक्यूम के कंपेयर में तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफ़ेक्ट कम नज़र आएगा, बिकॉज़ इट इज़ नॉट uh, completely polarized as vacuum. Yeah, therefore the force is modified. Okay, तो चलो कि कोई एक्चुअल मीडियम है, नॉट वैक्यूम और एयर, तो इस केस में ना इसको परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जो आपको हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तब आएंगे उधर, है ना? तो ये परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को अगर हम ऐसे डिफाइन करना चाहे तो एक्चुअल परमिटिविटी डिवाइड बाय रेफरेंस ले लेंगे वैक्यूम का, तो हमारी रिलेटिव परमिटिविटी को हम ऐसे डिफाइन कर पाएँगे। तो अगर एक्चुअल मीडियम में अगर फ़ोर्स लिखना है तो हम उस वो ई को ई नॉट ई आर लिख सकते हैं, है ना? तो ऐसे ये फ़ोर्स जो है मीडियम में मॉडिफ़ाई अपने आप को कर लेता है। फ़ोर्स का पैटर्न चेंज नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ़ हमारा जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब परमिटिविटी उसकी जो है वो हमने रखी है यहाँ पे, ठीक है? रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म्स में, ओके। अब यहाँ पे 2 केसेस आपको जानने ज़रूरी है। कैसे? जैसे अगर आपका मीडियम या तो एयर हो जाए, तो मतलब वैक्यूम हो जाए, तो आपकी ईआर 1 हो जाएगी। तो उस केस में आप ई ई नॉट लिखोगे। दूसरा एक एक्सट्रीम केस है, जैसे हाइली कंडक्टिंग मीडियम, मेटल हो गए जैसे हाइली कंडक्टिंग, तो उस केस में आपका ईआर जो है, वो बहुत ही मतलब इन्फिनिटी अ, चला जाएगा, है ना? बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका ईआर, क्योंकि वो तो एयर और वैक्यूम के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंडक्ट कराता है। तो ये मैं जो बारीकी कह रहा था वो यहीं पर है। तो ये अगर क्लियर है तो आपको कैपेसिटेंस में भी ये काम आएगा। तो अगर ईआर बहुत ज़्यादा है तो फ़ोर्स वैनिश हो जाएगा, है ना? इसीलिए जो कंडक्टर में ना ये जो Q1 Q2 अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं पेरिफेरी पे, जो हमने अभी तक देखा कि वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो वो ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि आपकी फील्ड इनसाइड में 0 हो जाए, ताकि फ़ोर्स भी वैनिश हो जाए, एंड दैट इज़ बिकॉज़ इट हैज़ वेरी एवरी कंडक्टर हैज़ वेरी हाई ईआर। एनीवेज़, uh, we will see this further in detail, but दिस स्टेज आप ये फ़ोर्स को इन फ़ोर्स को ऐसे याद रखें, ई नॉट ईआर मीडियम में, और मीडियम के ईआर 2 होते हैं, या तो 1 होगा, एक्सट्रीम केस में कंडक्टर में ईआर ज़्यादा होता है। ठीक है? ओके। नॉट टू वरी इन एग्ज़ाम बिकॉज़ these numbers will be given to you। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अब ये जो कूलम्ब की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ बोल दो फ़ोर्स की, एक तो है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है ना? इक्वल एंड अपोजिट, द एक्चुअल 2 बॉडीज़ है कि नहीं? ये तो जैसे एनएलएम में हमें पेयर के लिए 2 बॉडीज़ ज़रूरी थी, थर्ड लॉ के लिए, वैसे ये पेयर है। दूसरा है कि सेंट्रल फोर्स है, जैसे मैंने कहा कि ये लाइन जॉइनिंग में ही लगता है और ये कंज़र्वेटिव भी है। तो जब कंज़र्वेटिव है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आपको पता है कि इट विल गिव अस द पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy will be defined, and you know how it is defined. F is equal to minus du by dr. ओके, अब ये वैलिड कब है कि पॉइंट चार्ज के लिए ही, है ना? और पॉइंट चार्ज हम बड़ा अगर स्फीयर है तो तब मान सकते हैं जब स्फीयर के बीच दूरी बहुत ज़्यादा है, और अगर बहुत कम डिस्टेंस है 2 चार्जेस के बीच, तो ये कूलम्ब्स लॉ जो है वो
वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पे डोमिनेट करते हैं। देखो बहुत ये कम डिस्टेंस है 10 टू द पावर अ, -15 इसको फेम्टोमीटर भी कहते हैं। अ, तो ये आगे मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ोगे। तो इसमें न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा एक आपको अ, है कि ये अगर 2 चार्ज का तो हमने देख लिया, लेकिन अगर 3-4 चार्ज एक साथ पड़े हो, तो क्या ये फ़ोर्स का जो लॉ है, वो चेंज होगा? नहीं, फ़ोर्स तो वही रहेगा, लेकिन जो नेट फ़ोर्स है, जो एक चार्ज पे लग रहा है, वो सारे फ़ोर्सेस का वेक्टर सम हो जाएगा, है ना? इसको सुपरपोज़िशन प्रिंसिपल बोलते हैं। चलो, तो अब हम आते हैं कि क्या है ये कॉमन थिंग्स ग्रेविटेशन में और अ, इलेक्ट्रिकल फ़ोर्स में। तो कॉमन थिंग तो ये है कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के अ, और ये है चार्ज Q1 Q2 पे डिपेंड करता है, ये मास M1 M2 पे। जबकि मास हमेशा सेम होता है, जबकि Q1 Q2 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, है ना? तो नी ग्रेविटेशन का लॉ में ये हमेशा अट्रैक्टिव है, जबकि ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव हो सकते हैं। दूसरा है कि ये 1/r² है और दोनों सेंट्रल है, दोनों कंजर्वेटिव है, दोनों के लिए अब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है ना? और दूसरी चीज़ है कि जैसे मैंने कहा ये पॉजिटिव नेगेटिव है, अट्रैक्टिव बट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ मैग्नीट्यूड। देखो K का मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर 9 है ना? जबकि G का मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर -11 है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड वेरी वीकेस्ट फोर्स, है ना? आप अगर एग्ज़ाम्पल ले लो तो देखो 1 कूलम्ब लो 2 मीटर की दूरी पे तो 10 टू द पावर 9 आ रहा है, जबकि ये 10 टू द पावर -11 आ रहा है 1 केजी के मास के लिए। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ये। तो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर वेरी हाई, है ना? तो ये एक चीज़ आपको नोट करनी है। चलो अब हम देखते हैं कि वैलिडिटी मतलब क्या है? अगर 2 चार्ज ऐसे इतने बड़े-बड़े हैं स्फेरिकल, तो क्या हम ये जो लॉ है हमारा F इक्वल टू क्यू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इज़ इट वैलिड? ऑब्वियसली नॉट वैलिड। व्हाई? बिकॉज़ यू सी जब ये 2 स्फीयर नज़दीक आ गए तो देखो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो ऐसे करके अट्रैक्ट हो गया। अगर दोनों सेम चार्ज होते तो पीछे चला जाता। बट इन एनी केस दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन विल आल्सो चेंज नॉट ओनली द चार्ज बट इनके बीच की जो R है ना, वो भी इफेक्टिव R चेंज हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर R ही चेंज है तो how can we say that this F equal to Q1 Q2 by R square? Therefore, we say it is formula is not exact अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो। हाँ, लेकिन अगर इन दोनों के बीच डिस्टेंस ज़्यादा होता, तो एक का चार्ज दूसरे को अफेक्ट नहीं करता एंड वी विल से दिस इज़ एक्ज़ैक्ट। तो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय वैलिडिटी ऑफ। दूसरा अब क्वेश्चन होता है इक्विलिब्रियम का, जैसे मैंने कहा। तो देखो ये ऐसे 4 कॉर्नर पे इक्वल चार्जेस है। सेंटर पे एक चार्ज अगर आप रख दो, तो इसके ऊपर चारों फोर्स लगाएँगे, है ना? और चारों का फोर्स क्या होगा? इसके ऊपर रिपल्सिव मतलब धक्का मारेंगे इसको। लेकिन चारों का धक्का इक्वल होगा और सिमेट्रिक है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम तो है। बट क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है? तो देखो नहीं है, क्योंकि देखो थोड़ा-सा इसको सेंटर से अगर हल्का-सा शिफ्ट किया, तो देखो इन दोनों का जो राइट साइड वाले क्यू है, उनका फोर्स ज़्यादा लगा। जबकि लेफ्ट वाले की उसका फ़ोर्स कम लगा, तो नेट फ़ोर्स देखो राइट साइड में लग रहा है, अब नेट फ़ोर्स है तो ये एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएगा। मतलब ये अपनी जगह पे नहीं रहेगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना? अब इन चीज़ों को जो हमने डिस्कस किया है, वो यहाँ पर आपको क्वेश्चन और आंसर के रूप में दिया है, ठीक है? आप अ, पॉज़ करके इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला टिपिकल एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं। जैसे इनिशियल में Q1 Q2 थे, जो लेफ्ट मोस्ट लिखा है ना?
और ये जो Q+Q/2 चार्ज है वो थर्ड स्फीयर का है, जो आफ्टर उस वो न्यूट्रल था, उसको अगर टच करवाया है फर्स्ट से, तब ये Q/2 आता है। फिर क्या करो आप कि ये Q/2 थर्ड पे आ गया, उसको सेकंड से टच करवाओ। तो सेकंड से टच करवाओगे तो उसके पास 3Q/4 चार्ज आएगा, है ना? ये मैं स्कीमेटिकली दिखा रहा हूँ, आगे आपको सॉल्यूशन दिखा जाएगा। तो फाइनल चार्जेस दोनों के ऊपर ये आ गए। फाइनल फ़ोर्स क्या होगा, तो ये पहला फ़ोर्स इतना था, तो फाइनल फ़ोर्स आपका 3/8 हो जाएगा। समझे आप? चलो, तो इसी चीज़ को आप अ, देखो ऐसे दिया गया है। अब इसको पॉज़ करके धीरे-धीरे देख सकते हो। अब दूसरे को टच करवाया, पहले पहले को टच कराया जो न्यूट्रल स्फीयर था उसको, है ना? तो हमें न्यू फ़ोर्स ढूँढना है, तो इनिशियल में आपने फ़ोर्स निकाल लिया। फिर जैसे ही आप टच करवाते हो तो टोटल चार्ज तो Q है, लेकिन इक्वल है, तो दोनों के पास Q/2 आ जाएगा। उसके बाद इस Q/2 वाले को अ, अब ये चार्ज 3 पे भी है, लेकिन इसी Q/2 वाले को दूसरे के साथ जिसके चार्ज Q था, तो टोटल चार्ज 3Q/2, तो हाफ हो जाएगा, तो 3Q/4 आएगा, है कि नहीं? तो ऐसे अब आप जब फाइनल कंसीडरेशन करोगे, तो फाइनल में ये 2 चार्ज आपके पास रहे, स्फीयर 1 और स्फीयर 2 को, तो ऐसे आपका निकल के आता है ना? मैं थोड़ा फास्ट हूँ यहाँ पे, यू कैन गो बैक, पॉज़ एंड सी द सॉल्यूशन। ओके, सो समरी में हमने पॉइंट चार्ज जो था, वो क्यों है, उसकी वैलिडिटी हमने कूलम्ब्स लॉ की देखी, और जो उसकी थी फॉर्म है, अ, ये हमने देखा, और इसमें परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये सारी जो चीज़ें हैं थियरी, वो भी हमने समझ ली है। मीडियम कैसे अफ़ेक्ट करता है, ये हमने देखा, और ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स में क्या-क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या-क्या डिफरेंसेस है, वो भी कवर किया है, और पॉइंट साइज़ मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कैसे होता है, ये एग्ज़ाम्पल की तरह, और शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड फाइनल न्यू फ़ोर्स, ये सारे टिपिकल एग्ज़ाम्पल हमने एक बार देख लिए। अभी हम इसको ना इसी लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, ताकि आपको और समझ में आए, और उसका सुपरपोज़िशन प्रिंसिपल जो यहाँ पे हमने ज़िक्र किया है एक बार। ओके, ये वेक्टर फॉर्म में सिर्फ़ आर कैप यहाँ लग जाता है, वो दिखाता है कि इट हैज़ सर्टेन डायरेक्शन, है ना? 1 पे लगने वाला फ़ोर्स जो है 2 की वज़ह से, उसकी डायरेक्शन है आर कैप 1, 2, वो हम देख लेंगे, है ना? फिर इसी को हम जैसे चार्जेस है, तो कैसे इसको अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें। आप अगर आपको पसंद आया है, तो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स आल्सो, और यू कैन सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू।